हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की नौकरियां मिलनी चाहिए, हम आउटसोर्स की नौकरियों को कम करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि हर जगह आउटसोर्स के कर्मचारी लगे हुए हैं। धीरे धीरे हम उसमें भी नीति बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी हमें समय लगेगा। जब हम आए तो हमें पता लगा कि सब रिजल्ट कोर्ट में लटके पड़े हैं, या ऐसे लोगों को रोजगार मिल गया जिन्होंने पैसे देके नौकरी को खरीदा। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो इस भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, मेरे जिले से था। जब मैंने पता किया कि क्यों ऐसे लोग जो पढ़ लिख कर मेरिट में आए हुए हैं वो भी सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, उनकी शिकायत आई, हमने जाल बुना तो पता लगा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन में बोर्ड में पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होकर ऐसे लोगों को नौकरी मिल रही है जो पेपर खरीद रहे हैं, योग्य भी नहीं है, जिनको लिखना तक नहीं आता। जब ऐसे लोगों को नौकरी मिली, हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो राज्य चयन होगा, जिसमें अभी नियुक्तियां शुरू होने जा रही है, वो सारे टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होंगे, पारदर्शी तरीके से होंगे। जो मेरिट वाला बच्चा होगा उसको युवा को रोजगार मिलेगा। हाई कोर्ट में इनके केसेस फंसे हुए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके केसेस फंसे हुए। पिछली सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई, कोई नहीं। 2020 में 817 का पेपर हुआ, 2020 में हम लोग तो थे नहीं, वो पेपर हाई कोर्ट में फंसा रहा। 2,29,000 युवा साथी उसमें बैठे, 1800 पोस्टें थी। हम हाई कोर्ट में से भी में लड़े, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़े, और हम जल्दी उसका रिजल्ट अभी हम निकालने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि उनका रिजल्ट निकले, क्योंकि वो 4 साल से फंसे हुए हैं। इसके अलावा इसी साल हम 20,000 नौकरियां भरने जा रहे हैं। अभी हम 6,500 टीजीटीआर, लेक्चरर, शास्त्री, जेबीटी की बैच वाइज भर्तियां शुरू हो चुकी है। अब जो बैच वाइज 50% है, जो 3,500 पोस्टें बची है, उसका रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए हमने, जब तक राज्य चयन आयोग कार्य नहीं करता तब तक हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके माध्यम से ये टेस्ट करवाए जाए। तो हम उसमें भी उनको भी लिख के दे रहे हैं। 984 के करीब हम पटवारियों की भर्ती करने जा रहे हैं। 1250 के करीब हम स्पेशल कमांडो फोर्स की भर्ती करने जा रहे हैं, जिसमें 30% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हमने इसमें कही है। तो 1250 पोस्टें वहां हैं। अभी हम 261 वन मित्र की भर्ती करने जा रहे हैं। 9,000 के करीब आईपीएच में, पहले बैच में हम 9,000 के करीब आईपीएच में पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स, इन सब की नियुक्ति करने जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में हम उतने रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन हम रोजगार को स्वरोजगार में बदल सकते हैं। अभी हमने 1,000 ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के परमिट जारी किए। उस ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो भी साथी ने अप्लाई किया होगा, युवा साथी ने, उसको अगर 10 लाख की गाड़ी होगी तो हम 5 लाख रुपया देंगे, और उसकी गाड़ी को, 500 गाड़ियों को हम सरकारी क्षेत्र में लगाएंगे, और उसको महीने का कम से कम 40,000 रुपया ई व्हीकल के रूप में मिलेगा। उसका पेट्रोल का खर्चा, जो डीजल का खर्चा आता है 10,000 रुपया महीने का, उसका पेट्रोल का खर्चा सिर्फ 2,000 रुपये आएगा उस ई व्हीकल के द्वारा, और 40,000 रुपया उसको सरकार से मिलेगा। उसी तरह जिसके पास 6 कनाल जगह है और उसके ऊपर धूप की है और उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन 6 कनाल जगह है। 6 कनाल जगह का मतलब हुआ कि उसके पास 6 कनाल जगह है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उससे 10% हम सिक्योरिटी लेकर उसको हर महीने 20,000 रुपया सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार उपलब्ध करवाएगी, और 25 साल तक उपलब्ध करवाएगी। ये योजना अभी हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। किसानों की आय कैसे बढ़े, इस दृष्टि से हमने पहली बार इतिहास में एक ही स्टॉक में, यानी एक ही बार में 31 रुपए से बढ़ाकर 37 रुपए हमने दूध का रेट कर दिया है। 37 रुपए किलो दूध का रेट कर दिया है, 6 रुपए बढ़ाया। अभी और कैसे बढ़े, किसकी जगह में प्राकृतिक खेती से आय बढ़े, उस बारे में भी हमारी सरकार विचार कर रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे, जो युवा साथी हमारी खेती करना चाहता है उसको एक इंश्योरेंस देना चाहते हैं कि कम से कम 20 या 25,000 रुपए हर महीने की आय हो। हिमाचल प्रदेश को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ना स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया। बार बार इनके नेता आकर बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ी रिलीफ दी।
स्पेशल रिलीफ के मामले में कुछ नहीं किया। जो बजटरी है वो हमको मिलना था, आपने एक किस्त हमें एडवांस दे दी। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें हमारा अधिकार नहीं है। अभी भी हमारा जो नुकसान हुआ है 9,700 करोड़ रुपए का, उसके बारे में मैं देश के गृह मंत्री जी से भी मिला और कहा वो बजट का प्रावधान हमें जल्दी कर दीजिए। वो हमें मिलना है, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, लेकिन उसको जो लोग डिले करवा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो हमारी आपदा में प्रभावित परिवारों के साथ ना खड़ा होकर जो हमें मिलना है उसको भी ये डिले करवा रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों को इस बात का जवाब देना होगा। जहां तक हमीरपुर जिला की बात है, हमीरपुर जिला में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। आज मैं धनेटा में आया, धनेटा कॉलेज के लिए हमने 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आप जानते होंगे कि धनेटा कॉलेज की और धनेटा कॉलेज की बिल्डिंग भी आपकी आने वाले 6-8 महीने में बनकर तैयार होगी। इतना स्पीड अप काम नहीं पहले हुआ है। एक हमारा अभी जल निरीक्षक भवन का शिलान्यास होना है, उनके लिए भी हमने 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये सारी योजनाएं जनता से जुड़ी हुई है, आम आदमी से जुड़ी हुई है। युवाओं को पढ़ने के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, युवा साथी पीछे बैठे हैं। आपको पता है कि हमने 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का वाईएस परमार ऋण योजना शुरू की है, जिसका की शुभारंभ अभी पिछले दिनों हुआ है। यानी कि 20 लाख रुपया एक युवा अगर आगे पढ़ाई के लिए पढ़ना चाहता है, कोई गरीब परिवार का बच्चा अगर पढ़ाई में पढ़ना चाहता है, वो डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, अपनी एप्लीकेशन लिखेगा। अगर उसकी एडमिशन किसी अच्छे रिनाउंड इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाती है, उसकी पूरी की पूरी फीस पहले डिप्टी कमिश्नर देगा, उसके बाद उसका लोन का केस बनेगा, उस लोन पर 20 लाख तक 1% इंटरेस्ट रखेगा। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब उन बच्चों के लिए जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई ना भूल जाए। आम लोगों के लिए, कोई बच्चा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो पैसे के अभाव में उसकी जिंदगी वहीं ना रुक जाए। ये सब चीजें हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अभी 1 साल में हमने 3 बड़े ऐतिहासिक फैसले किए। पहला, अनाथ बच्चों को उनका हक दिया और आज वो स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा, कानून में बदलाव करके 16,000 आपदा प्रभावित परिवारों को जो कानून में बदलाव नहीं होता था, आज हमने उनकी आर्थिक सहायता की है और मदद की है। तीसरा, व्यवस्था परिवर्तन में हमने जो टेंडर आपके लगते थे कि 60-60 दिन तक काम नहीं होता था, उसको भी हमने कट करके 30 दिन में कर दिया है। तो ये सब चीजें बदलाव के दौर से गुजर रही है। आप देखिए, इंतकाल अदालतें कभी लगती थी? कभी नहीं लगती थी। नेताजी के पास आपको जाना पड़ता था। आज पहले आप पटवारी के पीछे घूमते थे कि मेरे म्यूटेशन कर दो, आज पटवारी आपके पीछे घूम रहा कि फटाफट आओ म्यूटेशन करने के लिए। हो रहा है ना ऐसा कि नहीं हो रहा? सारी जगह हो रहा है ऐसा। इसलिए 65,000 म्यूटेशन हम लोगों ने की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, रोजगार के अवसर भी निकल रहे हैं, स्वरोजगार की तरफ हम आगे बढ़ भी रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नदौन में अभी जल्दी ही हम एक इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, जिस पर तकरीबन काफी पैसा खर्च होगा, लेकिन वो आने वाले समय में जब उसका शिलान्यास करेंगे तभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। आज ये अगले 6 महीने में मैं चाहता हूं कि अगला एकेडमिक सेशन जो है हमारा धनेटा कॉलेज का, वो बनकर तैयार हो जाए और ताकि वहां हम जल्दी से जल्दी अगले एकेडमिक सेशन में जो धनेटा के इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और साइंस की क्लासेस भी हमारी इमीडिएटली शुरू हो जाए ताकि उसमें शिक्षा प्राप्त कर सके। आज मैं इसी सिलसिले में आज आपके बीच में आया हूँ। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।